ये सर आपने बहुत अहम चीज़ का जिक्र किया और मैं ये बैरिस्टर साहब की तरफ ले जाता हूँ, आईनी अदालत का क़याम और आईनी बेंच का क़याम। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस पूरी आईनी अमेंडमेंट की जो असल जान है वो आईनी अदालत के क़याम में ही है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से जो तजवीज़ बैरिस्टर दानियाल साहब आई है वो ये है कि 160 केसेस के लिए, 200 केसेस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 आईनी केसेस अगर हैं तो उसके लिए अलग से पूरा कोर्ट खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कि आईनी बेंच बना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया जाए, जैसे कि आपकी भी ख्वाहिश थी ये। तो ऐसा करने से मसला भी हल हो जाएगा और नई अदालत भी कायम नहीं करना पड़ेगी। मौलाना की तजवीज़ बज़ाहिर तो माकूल लगती है, इसमें एतराज़ क्या है, हर्ज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पहली चीज तो आई विल वांट टू टॉक अबाउट एससीओ समिट जी। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे मुल्क में एससीओ समिट हो रहा है और शंघाई कॉर्पोरेशन का जो इवेंट है पाकिस्तान में हो रहा है। और ये हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि आज से कुछ साल पहले ये इन मुल्कों की क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं थे और आज उनके सरबराह इधर आ रहे हैं। ये दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। ये सीपैक 2 की इनिशिएशन है, ये पाकिस्तान की मैशत को में स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की जो तामीर और तरक्की का सफर है उसमें ये बेहतरी लेके आएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया के सामने दोबारा रिकग्नाइज कराएगा कि इस मुल्क में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें कितना काम हो सकता है और कितना काम होगा। तो आई थिंक एससीओ समिट इटसेल्फ एंड द चाइनीज प्रीमियर का जो विजिट है ये इट विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर द कंट्री, पाकिस्तानी अवाम के लिए और लोगों के लिए, और इंशाल्लाह इसमें इससे बेहतरी आएगी आपके ओवरऑल मैशत में। दूसरा आपका सवाल जो आईनी पैकेज और आईनी शेड्यूल के ऊपर है और आईनी बेंच के ऊपर है, देखिए पहली तो जिस तरह मुस्तफा भाई कह रहे थे कि जो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम जमातों के वो एक दूसरे का शेयर किए गए हैं, उसके ऊपर बात की जा रही है और डिबेट हो रही है। वो डिबेट जो है वो खुल के सामने इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अभी जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इन तमाम जमातों की जो अपना ड्राफ्ट लेके आए हैं आपस में उनकी बात चल रही है। जो आईनी कोर्ट का मामला है, देखिए ये मसाके जमहूरियत की स्पिरिट थी और ये उसकी स्पिरिट भी थी, बैकबोन भी थी और उसकी रूह भी थी इस तनाज़ुर में कि आपने इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ या मैक्सिम है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये उस मैक्सिम को एड्रेस करता था। यहाँ 160 या 170 जो केस की बात हो रही है जी, खाली वो 160 या 170 केस नहीं है, यहाँ 30,000 से ज्यादा केसेस हैं जो पेंडिंग है। सही है, नहीं लेकिन सर ये जो मसला है, ये जो मौलाना ने तजवीज दी है, इससे मसला हल नहीं हो जाएगा जो मसला आप कह रहे हैं। एक सेकंड खाली, ये जहाँ 160 और 170 केसेस की वजह से आपके जो आईनी अदालत जो आपके कोर्ट्स हैं वो 6-6 महीने एक केस के ऊपर लगाए और उसके ऊपर टाइम दे, ये मसला है। तो मौलाना साहब के सामने चीजें रखी है, हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आईनी कोर्ट दुनिया में इट इज नथिंग न्यू, ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में चल रहे हैं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने इसके ऊपर अग्री किया था। कोई 25 का कोई प्रेशर नहीं है, किसी डेट का प्रेशर नहीं है। विद मौलाना इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेकर इसको जो कमेटी के सामने हम पेश करें 25 से पहले हर सूरत। ये मुस्मान साहब कह रहे हैं कि 25 से पहले ही करना क्यों जरूरी है? देखिए इसको कोई जरूरी, जिस तरह मैंने कहा कि हम जिस पेस पे लेके जा रहे हैं हम उसी पेस पे लेके जाएंगे। इसके ऊपर डिबेट भी होगी, पार्लियामान के लोग डिस्कस भी करेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर वोट देंगे मिलकर और फिर फैसला होगा कि ये पास होती है या नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन खुद बैरिस्टर दानियाल साहब ने कोई 2 महीने पहले, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो एक टॉक शो में कहा था कि अब बात आप नोट कर लें कि जैसे मंसूर ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। दानियाल साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, जरा आप इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं बैरिस्टर दानियाल साहब। तीन चीज़ें अभी मुस्तफा नवाज साहब ने कही हैं। एक तो वो कहते हैं पेंडेंसी वाला आपका जो बयानिया है इसमें ताकत नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि एक जज साहब का रास्ता रोकने के लिए आप जल्दी में हैं। तीसरा वो कह रहे हैं कि आईनी बेंच का जो क़याम का मुतालबा की तजवीज़ है ये बड़ी माकूल है, ये आपको पसंद क्यों नहीं आ रही? देखें जी, मुस्तफ़ा साहब मेरे बड़े भाई हैं और इनकी बिल्कुल बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ों में, विच आई टू लॉट ऑफ थिंग्स आई एग्री टू ऑल्सो। लेकिन देखें यहाँ जो इशू है वो तमाम काफ़ी चीज़ों से डिफरेंट है। यहाँ एक गवर्नमेंट का नैरेटिव है, ठीक है ना, उसमें उस नैरेटिव या उस चीज़ के ऊपर करने में कोई कदगन नहीं है, ठीक है ना। हमारी एक चीज़ सोच है और उस सोच में हमें कौन कौन सी जमात सपोर्ट करती है, दैट इज़ ऑफ क्वेश्चन। हमारे लिए सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मौलाना साहब और उनकी जमात हमारे साथ इस टाइम पे खड़े हों और पाकिस्तान को इस आइनी बहरानों से निकालने की कोशिश करें और हम मिलकर निकालें, क्योंकि ये नहीं पॉसिबल कि आपका एक कोर्ट जब भी हो तो किसी ने आइनी शिक की अपनी ट्रांसलेशन करनी हो तो अपनी मर्ज़ी की आइनी शिक की तशरीह हो जाए या अपनी मर्ज़ी की किसी भी आइनी शिक के ऊपर बैठ के बात कर लें। जिस तरह आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह की गई, जिसमें बड़ा क्लियर है कि आपको 3 दिन की टाइम है, आपको आइन देता है एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का। अब आपके पास किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि आप आइन को रीराइट कर सको, आप उसकी इंटरप्रेट कर सकते हो। इसी तरह और जो शिक्के हैं, चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आती है, जिसके आप तो देयर इज़ नो वे कि यू कैन होल्ड देम अकाउंट, नॉट इवन अकाउंटेबल, कि आप उनको पूछ सके या आप उनसे सवाल कर सकें। वाला जो मामला है, देखिए तो देखिए ना, ये तो उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी खतरा तो वहां पर भी मौजूद रहेगा। ये मसला तो उससे हल नहीं हो जाएगा ना। नहीं, आप जब वहाँ उससे हल इस तरह होता है कि इसमें आप खाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम नहीं कर रहे, आप पार्लियामान को और पावर्स भी दे रहे हैं। देखें, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा हुआ है कि हर इदारा अपनी हदूद के अंदर रह के काम करेगा। कौन सा लॉ इंटरप्रेट करता है, कौन लॉ बनाता है, कौन सा इन्फोर्स करता है। अगर इन्फोर्स वाले एप्लीकेशन के ऊपर चल जाएँ, एप्लीकेशन वाले राइटिंग के ऊपर चल जाएँ, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो पिलर है या कॉन्सेप्ट है वही ख़त्म हो जाता है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं सबसे पहले जिस चीज़ को एड्रेस करेंगी वो सेपरेशन ऑफ पावर के उस फ्रेमवर्क को जिसके ऊपर ये आइन खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर ये मुल्क खड़ा हुआ है, उसके ऊपर डिबेट करके उसको हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। 2 महीने पहले आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था आपका। जी, देखिए, मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अगले चीफ जस्टिस होंगे। क्या हुआ उस वक्त? तो इसका मतलब है हुकूमत ने तो यही तय किया था ना। देखिए, आज भी हुकूमत, देखिए जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस मंसूर हैं या कोई और है, ही विल बी द चीफ जस्टिस। गवर्नमेंट के कोई जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीकाकार में तब्दीली ला रहे हैं ना कि तीन जजेस के पैनल में से चूज किया जाए। देखें, आपकी आज अगर मैं आई एम सिटिंग एज ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन कि हम बड़े क्लियर हैं कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होगा, जो सीनियर मोस्ट हैं वही नेक्स्ट होगा। जब आपकी कोई तरमीम या उसके बाद कोई चीज़ शुरू होती है तो जब वो पास होती है उसके बाद से कोई बात शुरू होती है। एज ऑफ टुडे ही इज़, ही विल बी। और हम कब अनाउंस करते हैं ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है। वो 4 दिन पहले करे, 20 दिन पहले करे या 3 महीने पहले करे, मगर अनाउंस करना हमारा प्रोग्रेटिव है। अगर उसको लेट या जल्दी अनाउंस करते हैं तो इसमें कोई मगर हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लेट करने में क्या हर्ज है? तब भी कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी इस वक्त जो बहस है मुल्क में वो खत्म हो जाएगी। नहीं, देखें, गवर्नमेंट का जो प्रोग्रेटिव है कि अगर तो हम कोई लॉ तोड़ रहे हो, कोई चीज़ ब्रीच कर रहे हो, कोई चीज़ खराब कर रहे हो, तो मुझे समझ आता है। जब आपका एक तरीकाकार है कि अगर कि हमारे पास पावर्स हैं, गवर्नमेंट के पास पावर है, तो गवर्नमेंट उसको अपने तरीके से और टाइम पे बिल्कुल ठीक है अनाउंस करेगी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बड़ा कैटेगोरिकल हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई ऐसा बिल नहीं आएगा या तरमीम नहीं आएगी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसेंसस में ना हो। कोई ऐसी तरमीम नहीं आएगी जो किसी फर्द वाहिद के लिए हो, जो फर्द वाहिद के लिए हो। जिन इश्यूज के ऊपर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस इश्यूज के ऊपर मौलाना साहब की डिसएग्रीमेंट है और हमारे और भाइयों की डिसएग्रीमेंट है, उन क्लॉजेस को हम सेकंड फेज में रख देंगे, थर्ड फेज में रख देंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इस आईनी तरमीम से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। बिल्कुल।